हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे लेकिन एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। ठीक है, इसमें आपके लिटरेरी फॉर्म्स एंड लिटरेरी टर्म्स जो मैंने वो पढ़ा दिए थे, वो मेरी वीडियो होगी, बहुत पुरानी वीडियो है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा उसको। पूरा कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स है, उसमें मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू है। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये पेड PDF है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस पेड PDF में, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो ले सकता है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो ये पेड PDF ले सकता है। ठीक है, ये आपकी जो है ये 7/9 में मिलेगी। ये आपके लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फिगर ऑफ स्पीच है। इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है विद MCQs। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर है ये। सेकंड जो है ये आपको 189 में मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट 4 राइटर कवर किया गया है वन लाइनर के थ्रू। ठीक है, वन लाइनर के थ्रू कवर किया गया है, तो ये याद रखना है। थर्ड जो है इसमें 2500 प्लस MCQs हैं, यहाँ पे लिखा ही है इंपॉर्टेंट MCQs है। 4 राइटर को कवर किया गया है MCQs के थ्रू, क्वेश्चन विद आंसर। तो ये आपको 199 में मिल जाएगा। ठीक है, तीनों ले सकते हैं, तीनों एक साथ लेंगे तो डिस्काउंट भी है, 467 होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलके 399 में मिल जाएगा। तो विज़िट करिएगा, मतलब जिनको भी चाहिए इस नंबर पे वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप करेगा, कोई कॉल नहीं। कॉल करोगे तो उठेगा नहीं, इसलिए आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड है आपका ये PGT का है, इसमें इतने सारे राइटर को कवर किया गया है, वो भी वन लाइनर के थ्रू कवर किया गया है। ठीक है, जो आपको 269 में मिलेगा PGT का। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नहीं मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, मैसेज टेक्स्ट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, हम अपने क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, हु इज़ नोन फॉर राइटिंग द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो इसमें से कौन है जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स राइटिंग के लिए जाने जाते हैं? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर या क्रिस्टोफर मार्लो। तो कौन है जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की राइटिंग के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, बात यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये है क्या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है? 2-3 ज़रूरी बातें इसके जान लेते हैं कि ये कब प्रचलित था, यानी कि कब फेमस था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो 16 एंड 17 सेंचुरी के करीब ये उस समय बहुत फेमस था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एक मिनट, सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि इसके जो मुख्य रूप से जो मतलब इसका जो मेन जनक है, अगर जनक की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे आपका बेन जॉनसन करेक्ट हो जाएंगे। फादर कौन है कॉमेडी, तो वो आपके बेन जॉनसन हो जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य है इसके लिए, तो मेन है। ठीक है, आप जनक भी फाउंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होता क्या है, तो ये समझ लेते हैं। एक अवधारणा होती है, बेन जॉनसन द्वारा ये विकसित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बेन जॉनसन के द्वारा ये डेवलप की गई थी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, डेवलप की गई थी। और ये जो एक विचार था, एक थॉट था, कब? जब मध्ययुगीन और जब रेनेसां चिकित्सा सिद्धांतों से लिया गया था वहाँ से, जिसमें ये माना जाता था कि जो मानव व्यक्तित्व है, यानी कि मानव का जो व्यवहार है, वो मुख्य रूप से किस पे आधारित रहेगा? मानव का जो टेम्पेरामेंट है, मानव का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, वो मुख्य रूप से 4 ह्यूमर थ्योरी पर आधारित होता है। 4 ह्यूमर थ्योरी पर, जिसमें आपके 4 ह्यूमर थ्योरी पर आधारित हो जाए, जिसमें आपका ब्लड आता है। ठीक है, जिसमें आपका ब्लड आ जाएगा, आपका फ्लेज में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझा दे रही हूँ ये है क्या, थोड़ा सा हम समझ के इधर चलेंगे। फ्लेज में आ जाएगा, जिसमें आपका ब्लैक बाइल आता है। ठीक है, ब्लैक बाइल, ये मैंने बताया था ना, ब्लैक बाइल, येलो बाइल,
जिसमें आपका एलो बाइल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ब्लड आ जाएगा, ये तो आप ये याद रखिएगा, फ्लेज्म आपको याद रखना ही है, फ्लेज्म जो है, ठीक है। और एक आपका ब्लैक बाइल आता है। ब्लैक बाइल कहीं कहीं आपको मेलनकली भी मिलेगा, ठीक है। कहीं आपको ब्लैक बाइल मतलब मेलनकली मिल जाएगा। और एक आपको एलो बाइल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जो एलो बाइल है, कोलर, ये मिल जाता है, ठीक है। एलो बाइल भी मिल सकता है, कोलर भी मिल सकता है, ब्लैक बाइल, मेलनकली मिल सकता है। अब इसको अगर हम समझें कि एक इंसान के अंदर, जो मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जो व्यवहार है, यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका व्यक्तित्व है, वो 4 ह्यूमर पर आधारित है। या तो मनुष्य के अंदर ब्लड होगा, फ्लेज्म टाइप का इंसान होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, फ्लेज्म मतलब काम टाइप का, बहुत काम पर्सन होगा, कुछ ईजी गोइंग, मतलब कोई भी चीज़ हो बहुत ईजिली, वो चाहे कैसी भी चीज़ हो आपके सामने रखा जाए, बहुत काम रहेगा, गुस्सा उसके अंदर नहीं है। उस ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, फ्लेज्म। इस टाइप का होगा उसका व्यवहार, उसका टेम्परामेंट काम टाइप का होगा। या तो ब्लड मतलब एकदम ऑप्टिमिस्टिक टाइप का। कई आप देख सकते हो ना, कितने प्रकार के इंसान होते हैं, कुछ गुस्सैले होते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ काम माइंड के होते हैं, कुछ मेलनकली होते हैं, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड। मेलनकली मतलब क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। इसका मतलब इसका रियल मीनिंग भी आप लोग लीजिए, शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप के होंगे। और आपका एलो बाइल, कोलर मतलब ग्रेडी टाइप के होंगे, ग्रेडी टाइप के। तो मनुष्य जो है, मनुष्य के जो उसका व्यवहार है ना, वो कई टाइप का होता है, एक इंसान एक टाइप का नहीं होता है। या तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप का होगा, या तो काम माइंड का होगा, या तो वो शॉर्ट टेम्पर टाइप का होगा, या तो वो ग्रेडी होगा। तो यही बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की जो ये अवधारणा है, जो ये टर्म्स है, इन्होंने ही ये विकसित की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो इंसान है, मानव का जो व्यवहार है, वो 4 प्रमुख ह्यूमर के द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे कि ब्लड, फ्लेज्म, आपका मेलनकली, आपका कोलर, ठीक है। मतलब जहाँ पे जो कैरेक्टर होते हैं, अब इसी को क्या किया है बेन जॉनसन ने, अपने वर्क में, अपने प्लेज में कैरेक्टर के द्वारा बता दिया है। कैरेक्टर के द्वारा मतलब किसी एक ह्यूमर को अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी विशेष प्रवृत्ति और हास्यपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव है, वो 4 प्रमुख ह्यूमर से किसी एक प्रभाव में रहता है, ठीक है। तो इसी को क्या किया है, सिंपल है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है, कैरेक्टर की मतलब जो कैरेक्टर है उसके व्यक्तित्व को बताता है, ठीक है। मतलब कैरेक्टर जो विशेषताएं हैं वो अत्यधिक प्रमुख होती है, वे किसी एक दूसरे मतलब किसी एक ह्यूमर से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उनके व्यवहार में संतुलन नहीं रहता। जैसे कि कोई उदाहरण, एक एग्जांपल ले लें, जैसे कोई कैरेक्टर है बहुत अधिक गुस्सैल होगा, और कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो बहुत डरपोक होगा। तो ये प्लेज में बेन जॉनसन ने दिखाया है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारे कैरेक्टर, उसका स्वभाव दिखाया है, उसके स्वभाव कैसे कैसे हो सकते हैं। कोई बहुत ग्रेडी होगा, तो जो ग्रेडी होगा वो अपने लालच के लिए कुछ भी करेगा, लालच अपनी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जो लालच होगा वो किस तरह डील करेगा, कैरेक्टर जो होगा, तो इस कैरेक्टर के द्वारा उसको मतलब बताया है इन्होंने, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। तो ये बेन जॉनसन आपने याद रखना है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वही है, 4 मुख्य तत्व पाए जाते हैं इंसानों के स्वभाव में, और एक फिल्म में आप देख सकते हो कई किस्म के कैरेक्टर होते हैं और कई किस्म का उनका स्वभाव होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कई कैरेक्टर शॉर्ट टेम्पर्ड के होंगे, कई कैरेक्टर ग्रेडी होंगे, कई बहुत काम माइंड के होंगे, कई कैरेक्टर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, और इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत एकदम हम डिटेल में इसको समझेंगे तो उसके लिए अलग से क्लास लानी पड़ेगी। हम क्वेश्चन के थ्रू तो इतना ही समझ पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे तो हम पूरा टाइम नहीं लगा सकते ना। डिटेल समझने के लिए हमको एक इसकी पे क्लास लेना पड़ेगा, ह्यूमर्स और मैनर्स पर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कैरेक्टर एग्जिबिट। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में जो कैरेक्टर हैं वो क्या एग्जिबिट करते हैं, तो ओवर राइडिंग ट्रेट्स आर ह्यूमर्स। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में जो कैरेक्टर की विशेषताएं हैं वो क्या दिखाती हैं, वो बहुत प्रमुख होती हैं। वे किसी एक ह्यूमर से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उनके जो व्यवहार है, उनके व्यवहार में संतुलन नहीं रहता। किसी एक ह्यूमर से वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कोई कैरेक्टर बहुत अधिक गुस्से वाला है और कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत डरपोक है, आप ऐसा देख सकते हो। तो इस प्रकार का जो नाटक में अगर दिखाया जाए, एक कैरेक्टर बहुत गुस्से वाला है, एक कैरेक्टर बहुत डरपोक टाइप का, एक कैरेक्टर बहुत ग्रेडी है, तो अगर प्ले में दिखाया जाए तो वो प्ले कैसा हो जाएगा? वो प्ले व्यक्तित्व की एक तरफा विशेषताओं को दिखाते हुए समाज में एक खास से उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओवर राइडिंग ट्रेड्स या फिर ह्यूमर्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन्स हिज कैरेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस सम वन peculiar quality doth so possess a man that it doth draw all his affects, his spirits and his powers in their confliction all to run one way। तो ये मतलब कौन अपने कैरेक्टर फार्मूला को इस तरह एक्सप्लेन करता है उनके इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क, उनके वर्क के इंट्रोडक्शन में अपने कैरेक्टर को इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, कौन है वो बताना है। विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर, थॉमस हेवुड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन बेन जॉनसन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। बेन जॉनसन ने अपने वर्क, इनका जो वर्क है बेन जॉनसन का, ठीक है, इनका एक वर्क है ना, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन एट हिज ह्यूमर, ऐसे कुछ करके दोनों वर्क है, दोनों ही वर्क इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स फॉलो किया है वहाँ पे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इन हिज ह्यूमर। तो बेन जॉनसन ने अपने वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की जो इंट्रोडक्शन में इस विचार को उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी एक विशेष गुण या ह्यूमर को इतना अधिक प्रभावित होता, मतलब कोई एक विशेष गुण हो या कोई ह्यूमर हो, को इतना प्रभावित होता है कि वह व्यक्ति के समस्त कार्यों और विचारों को एक ही दिशा में मोड़ देता है। और यही सिद्धांत उनकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का आधार है, बेस्ड है। तो यहाँ पे बेन जॉनसन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वही है, इंसानों के 4 प्रमुख तत्व को दिखाता है कि इंसान के अंदर ये 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। आपके ब्लड है, फ्लेज्म है, कोलर है, मेलनकली है। तो ब्लड यानी कि कोई ऑप्टिमिस्टिक, मतलब इंसान ऑप्टिमिस्टिक टाइप का भी हो सकता है। आपका फ्लेज्म में आ जाएगा, फ्लेज्म में जो होता है, जो आपका बहुत इजी गोइंग इंसान होगा, यानी कि काम पर्सन होगा। ब्लैक मेलनकली यानी कि बहुत शॉर्ट टेम्पर टाइप का होगा। कोलर यानी कि येलो बाइल, बहुत ग्रेडी टाइप का। कई इंसान होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो बेन जॉनसन ने उसे दिखाया अपने प्लेज में कि ह्यूमन के इतने 4 ह्यूमर आप देख सकते हैं, यानी कि एक इंसान के अंदर उसका व्यक्तित्व का जो स्वभाव होता है वो 4 ह्यूमर्स से होता है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। अगला जो है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग, ये किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है ये बताना है। फ्रांस, इटली, स्पेन या इंग्लैंड। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग जो है वो किस कंट्री में ये ओरिजिनेट हुआ है? तो स्पेन में हुआ है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग की जो उत्पत्ति हुई थी वो स्पेन में हुई थी। और ये प्लेज जो है, ये प्ले मुख्य रूप से साजिशों, चालाकियों और नाटकीय घटनाओं पर आधारित होती हैं, तो ये याद रखना है। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग में क्या होता है? कॉमेडी ऑफ इंट्रीग में अगर कोई प्लेस लिखा जा रहा है, कोई राइटर लिख रहा है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग में, तो वो समझ लीजिए उसमें साजिश होगा, चालाकियाँ होंगी, यही सारी चीज़ें, षड्यंत्र रचा जाएगा, कॉन्स्पिरेसी होगी, यही सारी चीज़ें। जैसे आप आम सीरियल मूवीज़ देखते हो तो सीरियल उठा लो, सीरियल में अपनी चीज़ों को, अपनी डिज़ायर, अपनी पूर्ति के लिए, यानी कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप खुद ही देख सकते हो कि कैरेक्टर किस हद तक चला जाता है, साजिशें रचता है, जो मेन लीड कैरेक्टर है उसको गिराने के लिए। कुछ ऐसे आप देख सकते हो, बहुत सारे जो डेली शो के सीरियल हैं आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें, साजिशें, चालाकियाँ दिखाई जाती हैं, नाटकीय घटनाओं पर आधारित होती है। तो यही है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग, ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर के बीच षड्यंत्र रचा जाता है, रहस्य होते हैं, बहुत ही तेज घटनाक्रम प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि शेक्सपियर का वर्क है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये कॉमेडी ऑफ इंट्रीग का ही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये भी इसी का एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग का, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो लिख दूंगी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस,
वो इसी का एग्जाम्पल है। वैसे तो बहुत सारे प्लेज हैं आपके, जैसे आपका प्लूटो और टेरेंस का आप देख सकते हैं, मैंड्रेक भी है, वो भी आपका कॉमेडी ऑफ इंट्रिग में ही लिखा गया है। थॉमस हेवुड का द वाइज वीमेन ऑफ हॉक्स्टॉन वो भी लिखाया गया है। तो ये याद रखना, ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा जो आप पढ़े हो, टीजीटी वाले स्पेशली। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी शेक्सपियर का वर्क है, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग का ही है। जैसे मच अडू अबाउट नथिंग भी, वो भी कॉमेडी ऑफ इंट्रिग में लिखा गया। उसमें भी देखोगे कितना चालसाजियाँ हैं, साजिश हैं, चालाकियाँ हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिसमें सिंपल है। कॉमेडी ऑफ इंट्रिग क्या होता है, कॉमेडी, बस इतना याद रखना, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। और ये क्या होता है कि इसमें चालाकियाँ, साजिशें, षड्यंत्र, रहस्य, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ये याद रखना है, ठीक है। और कोई इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कौन सी प्रेषी वगैरह रचते हैं, ऐसे प्लेस को हम कॉमेडी ऑफ इंट्रिग कहते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ इंट्रिग, इसमें से कौन बताना है, मतलब ये कॉमेडी ऑफ इंट्रिग का कौन सा निम्नलिखित में से एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द स्कूल फॉर वाइफ्स, मैंड्रेक, मिसएंथ्रोप, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सॉरी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है ये तो इसी पे बना है ना, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये तो होगा नहीं। स्कूल फॉर वाइफ्स या मैंड्रेक या मिसएंथ्रोप, तो ये आपका मैंड्रेक हो जाएगा, द मैंड्रेक, ठीक है। ये याद रखना है, मैंड्रेक ये किसका है, मैंड्रेक, तो ये भी याद रखना निकोलो का है, ठीक है, निकोलो, ओके। निकोलो मैकियावेली, ये पूरा नाम है उनका, निकोलो मैकियावेली, ठीक है। ये याद रखना, मैकियावेली की द मैंड्रेक है, तो ये याद रखना है। ये क्या है, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग पे ये भी है। शेक्सपियर की आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी कॉमेडी ऑफ इंट्रिग है। मच अडू अबाउट नथिंग भी कॉमेडी ऑफ इंट्रिग में आता है, तो ये याद रखना है, ओके। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, देखिए इसमें यही चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जो प्ले है द मैंड्रेक, जो निकोलो मैकियावेली का है, ये एक जटिल साजिश और चालाकी योजनाओं पर बेस्ड है, जिसमें कैरेक्टर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चतुराई से योजना बनाते हैं, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं। एक चालाकी से प्लान करेंगे ताकि उनकी इच्छा पूरी हो, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसी चालाकियाँ करेंगे, ऐसी साजिशें रचेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे, तो उसे ही कॉमेडी ऑफ इंट्रिग कहा जाता है। इन कॉमेडी ऑफ इंट्रिग व्हाट डोमिनेट्स द प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ इंट्रिग में जो प्लॉट है उसका मतलब प्लॉट की जो मुख्य रूप क्या है, रोमांटिक रिलेशनशिप है कि मॉरल डिलेमा है कि कौन सी प्रेसिस एंड स्ट्रैटेजम्स है या सटारिकल ह्यूमर। अभी जस्ट मैंने बताया कॉमेडी ऑफ इंट्रिग में क्या क्या होती हैं, चालाकियाँ होती हैं, साजिशें होती हैं, इसी पे बेस्ड है, कौन सी प्रेषी ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो इसका जो प्लॉट होता है कॉमेडी ऑफ इंट्रिग का, मुख्य रूप से चालबाजियों, रहस्यों और प्लान्स पर बेस्ड होते हैं। यानी कि चालबाजियाँ, रहस्य, षड्यंत्र वगैरह, चालाकियाँ वगैरह, साजिशें वगैरह, इसी पे बेस्ड होते हैं कॉमेडी ऑफ इंट्रिग। इसमें कैरेक्टर एक दूसरे को धोखा देने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चालाकी भरी योजनाएं बनाते हैं। तो यही आपका कॉमेडी ऑफ इंट्रिग हो गया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रिवाइव्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन फ्रांस। फ्रांस में किसने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रिवाइव्ड किया, पुनः जीवित किया। निकोलो मैकियावेली है, मोलियर है, प्लेटोज है, थॉमस डी अर्फे हैं, कौन है बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, जब बात आएगी फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने रिवाइव किया, तो बात मोलियर की आ जाएगी। ये याद रखना है, मोलियर, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रांस में पुनः जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, फेमस ड्रामेटिस्ट हैं ये, मोलियर को जाता है। उन्होंने समाज की जो ऊपरी परतों में प्रचलित आडंबर, नैतिक पाखंड को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया। अच्छा, यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स आ गया है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता क्या है, अगर हम सच में देखें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होते हैं, जो अरिस्टोक्रेटिक मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बोल सकते हो आप उसे, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं। सिंपल अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता क्या है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो दिखावटीपन आ गया है समाज में। आज का अगर समाज देखा जाए तो वही हो गया ना, दिखावटीपन आ गया है, ठीक है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी आदत, उनके रीति रिवाज, उनके बनावटी व्यवहार का मजाक उड़ाते हैं। तो उसी पे अगर कोई प्लेज लिख दिया, जैसे आज देखो आईफोन किसी ने ले लिया तो दिखाने लग जाएंगे, हाँ मेरे पास आईफोन है, या मेरे पास ये गाड़ी है, स्टेटस लगा देंगे, ये कर देंगे। तो आज का समाज क्या हो गया, दिखावे से हो गया ना। आज ज़्यादातर दिखावा हो गया है,
भले तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तब भी दिखावा ज़्यादा करेंगे। जो अपर मिडिल क्लास होंगे उनकी जो आदत है वो अपने ठाट बाट के साथ रहेंगे, ठीक है, रीति रिवाज को दिखाएंगे, रीति रिवाज को ज़्यादा फॉलो करेंगे, बनावटी व्यवहार, ये सारी चीज़ों पर अगर मैंने प्ले लिख दिया, कोई प्ले लिख दिया और उस पर मैंने मजाक बना दिया तो वो हो गया आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वही होता था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोलियर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स फेमस कब था? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो आपका 16 एंड 17 सेंचुरी में था, वो याद रखना। उनके जो फाउंडर हैं वो बेन जॉनसन है, इतना याद रखना है, ठीक है। और कॉमेडी ऑफ जो आपका मैनर्स है, यानी कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या, शिष्टाचार की जो कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी में शिष्टाचार रहा है। और ये कब फेमस था? ये 17 एंड 18 सेंचुरी के करीब ये फेमस था, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के प्रमुख रूप से प्रचलित हुआ था ये इंग्लैंड और फ्रांस में। और इसमें क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके जीवन के बारे में दिखाना, उनके शिष्टाचार, उनके आदतें, उनके बाहरी दिखावे पर व्यंग करना, उसी पर एक प्ले लिख देना। और इस प्रकार की जो कॉमेडी में जो कैरेक्टर होते थे, उनके जो डायलॉग हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो मुख्य रूप से उनके सामाजिक संबंधों और शिष्टाचार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। समझ में आ गया होगा? सिंपल है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वही है जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके मतलब उनकी चीज़ों को दिखाया अपने प्ले में, एक मजाकिया तौर पे लिख देना, व्यंग कर देना, ठीक है। कैरेक्टर के व्यवहार, उनके बातचीत, उनका तरीका, उनकी आदतें एक हास्य रूप से प्रस्तुत कर देना, वही हो गया आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। और इसे बहुत ही और इसमें जो डायलॉग्स वगैरह होते थे वो बहुत तीखे होते थे, ये भी याद रखें। इसमें जो डायलॉग, जो कैरेक्टर डायलॉग बोलते थे वो बहुत तीखे शब्द में बोलते थे और बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते थे, जिसे इस प्रकार की कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ विट भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ विट भी कहते हैं, ओके, ये भी याद रखेगा, क्योंकि इसमें बुद्धिमानी से बने तेज तर्रार डायलॉग वगैरह होते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, सिंपल है। कॉमेडी ऑफ मैनर समाज के उच्च वर्ग के लोगों के जो आदत है, रीति रिवाज है, बनावटी व्यवहार का मजाक उड़ाती है। और ये नाटक शैली दिखावटी समाज की खोखली नैतिकता और उसकी जो बनावटी को उजागर करने के लिए हास्य व्यंग का उपयोग भी करती है। तो मोलियर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। मोलियर का ये आपका मोलियर का जो मोलियर का एक वर्क है ना, मिसैंथ्रोप, ये इनके प्लेज हैं। मिसैंथ्रोप, द मिसैंथ्रोप, ठीक है। तो ये याद रखना है, मिसैंथ्रोप, द मिसैंथ्रोप है। द स्कूल फॉर वाइफ्स हैं। ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स के तरीके पे बेस्ड है, मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ही लिखी गई है। द स्कूल फॉर वाइफ्स, ठीक है। तो ये सारे इनके अगर बात आए कॉमेडी ऑफ मैनर्स में प्रसिद्ध ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेडी ऑफ मैनर्स सैटिराइज। कॉमेडी ऑफ मैनर्स सैटिराइज मतलब जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो किस पे सटायर करता है? पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पे कि एवरीडे लाइफ पे कि मैनर्स एंड अफेक्शन ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी को कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या करता है? जो समाज के उच्च वर्ग हैं उन्हीं को बारे में दिखाता है, मतलब जो समाज उनका पूरा मुख्य ध्यान कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यही रहता है कि जो समाज के उच्च वर्ग हैं, सभ्य और संपन्न लोग हैं, उनकी आदतों, शिष्टाचार, उनके बाहरी व्यवहार पर आधारित होता है, वही सारी चीज़ें दिखाता है एक व्यंग्यात्मक तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसे इसमें कैरेक्टर जो होते हैं वो अक्सर संपन्न होते हैं, बहुत ही शिष्ट होते हैं और अपनी स्थिति, अपने जो पोजीशन है, पोजीशन को बनाए रखने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ दिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स वही हो गया, ये याद रखना है। अभी इसके जो मेन राइटर हैं, वैसे तो मुख्य राइटर विलियम कॉन्ग्रीव जाने जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में विलियम कॉन्ग्रीव हैं और उसके जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बेन जॉनसन थे, वो कब था? 16 और 17 सेंचुरी में प्रचलित था, बहुत फेमस था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसके जो मुख्य हैं विलियम कॉन्ग्रीव जाने जाते हैं, ये कब था? 17 और 18 सेंचुरी में बहुत फेमस था।
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या दिखाया जाता है, वो इंसानों के मुख्य 4 तत्व होने चाहिए, 4 ह्यूमर्स होने चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या करता है, ये उच्च वर्ग के लोगों के बारे में ही दिखाता है व्यंग्यात्मक तरीके से, ठीक है। जो बाहरी है, जो दिखावटी लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी आदत रीति रिवाज, जो दिखावटी लोग हैं उनके बारे में दिखाता है, उन्हीं पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाता है, जो कि व्यंग्यात्मक तरीके से जो राइटर हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यही याद रखना, समाज के उच्च वर्गीय हैं, उनकी आदत रीति रिवाज बनावटी व्यवहार का मजाक उड़ाती है, ठीक है। जो समाज की खोखली नैतिकता है, नैतिकता है कुछ नहीं, जो बड़े लोग होते हैं उनमें कहाँ नैतिकता होती है, नैतिकता है कुछ नहीं, लेकिन खोखली नैतिकता दिखाते हैं समाज के सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से इसको पढ़ना तो हम किसी दिन पढ़ेंगे, इसी को ले आएंगे, उस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द मैनर्स एंड अफेक्शन ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बनावटी व्यवहार का दिखाएगा, भाई बनावटी व्यवहार है, डबल फेस, वो सारी चीज़ें कॉमेडी ऑफ मैनर्स दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच पीरियड वॉज नोन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो कौन सा पीरियड है जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स उस समय बहुत पॉपुलर था, कौन सा वो पीरियड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब पॉपुलर हुआ था, किस पीरियड में, रेनेसा, क्लासिकल पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड या विक्टोरियन एरा। तो ये याद रखना है कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो कब आपका हुआ था, तो रेस्टोरेशन पीरियड के समय हुआ था, जब चार्ल्स सेकंड दोबारा मतलब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आ जाता है उस समय, ठीक है। तो ये याद रखना है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत पॉपुलर हुआ था, और मतलब इस पीरियड में समाज अधिक विलासितापूर्ण और दिखावटी हो गया था। जब रेस्टोरेशन पीरियड आया था उस समय जो समाज था हमारा वो बहुत ही विलासितापूर्ण लग्जूरियस लाइफ जीने लगा था, और लेकिन उसके साथ साथ दिखावटी भी हो गया था, जैसे कि आज भी समाज वैसे ही है, आज भी दिखावटी कम थोड़ी ना है। आज भी चीज़ें, अगर गाड़ी ले लिया, फ़ोन ले लिया, तो सब कुछ दिखावे पे स्टेटस लग जाएगा अगले दिन, तो ये सब क्या है, दिखावटी तो है। आज भी समाज वैसे ही है। अब उसी चीज़ पे जैसे कोई इंसान ने क्या कर दिया, प्ले लिख दिया और उसी चीज़ पे मजाक बना दिया उस चीज़ का, तो वही हो गया आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसे प्लेज में व्यंग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत, मैंने क्या कर दिया, अगर कोई प्ले लिख दिया उसी पे, इसी चीज़ों पे, और एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से उसको लिख दिया, तो वो हो गया कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इसके कुछ प्रमुख राइटर भी हैं, जैसे कि विलियम वाइशरली है, विलियम कॉन्ग्रीव है, जॉन वाब्रू है, जैसे ड्रामेटिस्ट प्रमुख राइटर हैं इनके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द स्कूल फॉर वाइफ, द इम्पोस्टर, द मिसएंथ्रोप आर वर्क्स बाय, अभी जस्ट मैंने बताया है, द स्कूल फॉर वाइफ, द इम्पोस्टर, द मिसएंथ्रोप आर वर्क्स बाय, ये किसके वर्क हैं, तो निकोलस मैकियावेली, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर या मोलियर के, तो मोलियर के हो जाएंगे। जस्ट अभी मैंने बताया ना मोलियर, तो ये कौन है, ये फ्रांसीसी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के महान नाटककार थे, याद रखना है। मोलियर कौन थे, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के मेन महान नाटककार थे, ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। और इनकी जो वर्क्स हैं जैसे द स्कूल फॉर वाइफ, द इम्पोस्टर, द मिसएंथ्रोप, ये समाज के आडंबरपूर्ण और पखंडी व्यवहार पर कटाक्ष करता है, ये सारे वर्क इनके, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश इन इंग्लैंड ड्यूरिंग, अब यहाँ पे पूछा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये इंग्लैंड में फ्लरिश कब हुआ था। देखो क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच पीरियड वाज नोन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कौन सा पीरियड जाना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के पॉपुलर होने का, तो वो आपका रेस्टोरेशन पीरियड है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ऐसे भी हो सकता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इंग्लैंड में कब फ्लरिश हुआ था, किस एज के दौरान, तो रेस्टोरेशन एज हो जाएगा। तो दो टाइप का, ऐसा नहीं क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस दो टाइप का इस तरह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इंग्लैंड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था, फ्लरिश हुआ था, फला फूला था। और इस समय जब चार्ल्स सेकंड की वापसी के बाद समाज में विलासिता, आडंबर, दिखावे की संस्कृति पनपी थी। उस समय दिखावटीपन बहुत आ गया था समाज में, इसलिए ड्रामेटिस्ट ने क्या किया, इस दिखावटी को, इस बनावटी समाज को क्या किया उन्होंने, इस बनावटी समाज जीवन को उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर लिया अपने वर्क में, उसी को कहा जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियम शेक्सपियर मच अडू अबाउट नथिंग माइट बी कंसिडर द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन इंग्लैंड बट द जॉनर रियली फ्लरिश ड्यूरिंग विच पीरियड। देखिए इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, 3 टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा यहाँ पे मच अडू अबाउट नथिंग भी दिया है, लेकिन लव्स लेबर लॉस्ट भी है, लव्स लेबर लॉस्ट, लेबर्स लॉस्ट, ठीक है, ये भी है, ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ही आता है प्ले इनका। मच अडू अबाउट नथिंग भी कहा जाता है, लेकिन अब अगर सबसे पहले देखा जाए तो यही है, लव्स लेबर लॉस्ट है। तो ये तो एलिजाबेथन पीरियड में थे विलियम शेक्सपियर, ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, लेकिन आपने बस याद रखना है जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश कब हुआ था, वो रेस्टोरेशन पीरियड में ही हुआ था। यहाँ पे भी आंसर रेस्टोरेशन पीरियड होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, शेक्सपियर के जो वर्क हैं, लव्स लेबर लॉस्ट हो गए, मच अडू अबाउट नथिंग हो गए, ये क्या है, ये इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, और शेक्सपियर कब थे, एलिजाबेथन पीरियड में थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, विलियम शेक्सपियर का जो लव्स लेबर लॉस्ट है, मच अडू अबाउट नथिंग है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये शुरुआती झलक दिखाता है, लेकिन इस शैली का वास्तविक जो उत्थान हुआ था, यानी कि वास्तविक जो फ्लरिश हुआ था, वो रेस्टोरेशन पीरियड में हुआ था। यहाँ पे इसके एलिमेंट शुरुआती दिख रहे हैं कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, इसमें भी उच्च वर्ग के लोगों को व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उनका मजाक बनाया गया है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, क्यों इस दौरान जो ड्रामेटिस्ट थे वो समाज के उच्च वर्ग के जो पाखंडी लोग हैं, जो बनावटी हैं, उसको अधिक तीखे व्यंग से प्रस्तुत किया था रेस्टोरेशन पीरियड में। एलिजाबेथन पीरियड में सिर्फ शेक्सपियर ने थोड़े बहुत एलिमेंट डाल दिए थे, ये शुरुआती था। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डज ऑस्कर वाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट सटायरिस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ऑस्कर वाइल्ड हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये इनका वर्क है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये किस पे सटायर करता है, मतलब किस पे व्यंग करता है, ये वर्क आखिर किस चीज़ पे व्यंग कर रहा है, मजाक बना रहा है, किस चीज़ का, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का, कि सोशल क्लास डिस्टिंक्शन का, कि सेक्सुअल हिपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी का, कि रोमांटिक रिलेशनशिप का। तो ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये विक्टोरियन एज की नैतिकता और समाज में जो प्रचलित यौन पाखंड को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। तो सेक्सुअल हिपोक्रेसी, जो विक्टोरियन जो मोरालिटी थी उस समय समाज में, मतलब विक्टोरियन एज की जो नैतिकता थी समाज में, जो सेक्सुअल हिपोक्रेसी था, यौन पाखंड था, उसको इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से अपने वर्क में प्रस्तुत किया है। इस प्ले में दिखाया गया कि कैसे लोग समाज में अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका आचरण विपरीत होता है। बाबा को देख लो, ज़्यादा इसमें मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे आजकल के बहुत सारे बाबा वगैरह हैं, समाज में तो ये अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाएगा तो इनका जो कंडक्ट ही बोलेंगे ना, हाँ, इनका जो आचरण है वो बहुत ही अपोजिट होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाया है इन्होंने, ऑस्कर वाइल्ड ने अपने वर्क में। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु आर द राइटर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर कौन कौन से हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। विलियम वाई शर्ली हैं, विलियम कॉन्ग्र्यू हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, रिचर्ड ब्रिंचले शेरिडन हैं। ये चारों को अपने याद रखना है, लेकिन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, मुख्य तो होता ही है ना, हर ग्रुप का एक मुख्य राइटर होता है। तो विलियम कॉन्ग्र्यू इसमें मेनली हैं, ये मुख्य हैं। जब भी बात कॉमेडी ऑफ मैनर की आएगी तो विलियम कॉन्ग्र्यू आप देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ विलियम वाई शर्ली को भी याद रखना है, ओलिवर गोल्डस्मिथ को और ब्रिंचले शेरिडन को भी याद रखना है। ओके, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे तो ये जो है आपके विलियम कॉन्ग्र्यू, विलियम वाई शर्ली, गोल्डस्मिथ, रिचर्ड ब्रिंचली, इनके जो प्लेज है ना, इनके प्लेज में आप देखेंगे कि समाज के उच्च वर्ग की बनावटी, आडंबर, समाज की संबंधी जटिलताओं को उन लोगों ने अपने अपने वर्क में व्यंग्यात्मक तरीके से पोर्ट्रे किया है, ठीक है, बताया, व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है। विच प्ले बाय विलियम वाई शर्ली इज़ अ मास्टर पीस ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो विलियम वाई शर्ली का वो कौन सा प्ले है जो एक मास्टर पीस है और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा है, वो कौन सा प्ले है? कंट्री वाइफ है, वे ऑफ द वर्ल्ड है, सी स्टूप्स टू कंकर है, द स्कूल फॉर स्कैंडल है। द स्कूल फॉर स्कैंडल तो नहीं होगा, ये तो आपका शेरिडन का है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ज़्यादा नहीं आपको याद रखना है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ये करार है ना, ये ज़रूर इसको याद रखें, ठीक है। ये मूवमेंट्स और टर्म, ये मूवमेंट्स और फॉर्म का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी टीजीटी में भी पूछ लेगा
क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ये ऐसे वैसे भी आ सकते हैं और लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स मूवमेंट से तो पूछा ही जा सकता है ये ऐसे भी। ठीक है, तो मास्टरपीस किसका, विलियम बॉयड शर्ली का कौन सा है मास्टरपीस? तो कंट्री वाइफ है, द कंट्री वाइफ। ये विलियम बॉयड शर्ली का क्या है, ये मास्टरपीस है। इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, समाज की पाखंडी नैतिकता, महिलाओं की जो स्वतंत्रता यानी कि महिलाओं की जो आज़ादी के प्रति पुरुषवादी मानसिकता का उपहास किया गया था, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रोड द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये किसने लिखा है? द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल ये किसने लिखा है? तो ये आपके शेरिडन करेक्ट हो जाएंगे। रिचर्ड ब्रिंचली शेरिडन ने द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल लिखे, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एकदम उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ये भी आपके कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ही लिखे गए हैं। अगर ये चारों राइटर को आप देख लिए तो चारों राइटर के वर्क भी इसी में होंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ही होंगे, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के मतलब मेनली ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इनका ये वर्क है, इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें भी दिखाया है इन्होंने द स्कूल फॉर स्कैंडल इन्होंने लिखा है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द स्कूल फॉर स्कैंडल में इन्होंने क्या दिखाया है, समाज की गपसप संस्कृति, झूठी प्रतिष्ठा को उजागर किया है, जबकि द राइवल्स में हास्यपूर्ण कैरेक्टर और डायलॉग को मुख्य आकर्षण दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक क्वाइन द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है कॉमेडी ऑफ, हमने ह्यूमर पढ़ लिया, मैनर पढ़ लिया। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मैनर, अब आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, और कॉमेडी ऑफ इंट्रिग भी हमने पढ़ लिया। कॉमेडी ऑफ इंट्रिग वही होता है जिस प्ले में साजिश वगैरह हो, चालाकियाँ वगैरह चली जाती हैं, कैरेक्टर अपने इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चालाकियाँ करता है, साजिशें करता है, वो आपका कॉमेडी ऑफ इंट्रिग हो गया। अब यहाँ पे है कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, इसको भी समझते हैं। पहले ही बताइए कि विच ड्रामा क्रिटिक्स, मतलब कौन सा वो ड्रामा क्रिटिक है जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स टर्म को क्वाइन किया है? हैरोल्ड पिंटर, डेविड कैप्टन, इरविंग वाल्डले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इरविंग वाल्डले हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक थे इन्होंने, वाल्डले। इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स शब्द को पहली बार हैरोल्ड पिंटर के जो प्लेज हैं उनका वर्णन करने के लिए प्रयोग किया था। हैरोल्ड पिंटर का जो प्लेज है, उनका जो नाटक है, उनका वर्णन करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था पहली बार कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। और ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये जो शैली है, इसमें हास्य और भय का मिश्रण देखने को मिलता है। कभी भी ये आए तो इसमें आपको हास्य और भय दोनों का एलिमेंट्स इसमें मिलेगा। मैं हिंदी में बता दे रही हूँ, हास्य और भय। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में बता तो ह्यूमर मिलेगा इसमें आपको, ह्यूमर एंड आप इसे टेरर या फियर भी बोल सकते हो। ठीक है, फियर मिलेगा इसमें, दोनों का एलिमेंट्स मिलता है। ये की पॉइंट्स याद रखना है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। ठीक है, तो इरविंग वाल्डले हो जाएगा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से ही विकसित हुई है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये कहाँ से विकसित हुआ है? तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से ही विकसित हुआ है, लेकिन इसमें हास्य के साथ साथ तनाव और असहजता भी जोड़ी गई है। इसमें हास्य भी दिखाया जाएगा, तनाव और असहजता भी दिखाई जाएगी, टेरर भी दिखाया जाता है। और ये शैली दिखाती है कि किस प्रकार समाज के बाहरी दिखावे के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी होती है। डबल फेस, इसको आप सिंपली बोलोगे डबल फेस। चेहरे पे कुछ और अंदर बहुत ही कीना कपट लेके चलते हैं ना, बोलते हैं कि बहुत चेहरे पे कुछ और अंदर बहुत ही डर रहता है, बहुत ऐसी भयावह सच्चाई छिपी रहती है, तो उसे बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये भी समाज के बारे में ही दिखाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी, लेकिन समाज के बाहरी दिखावे के पीछे ये भयावह सच्चाई भी छिपी रहती है, ये भी दिखाता है इसमें। ठीक है, ये भी ह्यूमर दिखाता है, टेरर, फियर सब दिखाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, तो ये याद रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब डिटेल समझने के लिए इसके लिए अलग से क्लास लानी पड़ेगी, ये तीनों चारों समझाने के लिए। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये जो टर्म है ये कहाँ से आया था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, उत्पत्ति बोल सकते हो, कहाँ से आया था? ह्यूमर से, इंट्रिक से, मैनर से या एरर से? तो ये याद रखना है। अभी मैंने बताया कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स,
जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये इसकी जो अवधारणा वो कहाँ से विकसित हुई थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स से विकसित हुई थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अवधारणा जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से विकसित हुई है, लेकिन इसमें हास्य के साथ साथ तनाव और असहजता भी जोड़ी गई है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हेरोल्ड पिंटर का प्ले है द होम कमिंग। हेरोल्ड पिंटर का जो प्ले है द होम कमिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये भी एक चीज़ याद रखना है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा मिलता है? इसको कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे ना तो खतरे की कॉमेडी, जिसमें हास्य और भय के एलिमेंट्स एक साथ मिलकर एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये 20th सेंचुरी में, ये याद रखना है, ये 20th सेंचुरी के मध्य में आप बोल सकते हैं विशेष रूप से ब्रिटिश प्ले जो होते थे उसमें प्रचलित हुआ था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हास्य का एलिमेंट्स पाया जाएगा, अक्सर असमान, विकृत या डरावनी स्थितियों से होता है, जिसमें डर और खतरे के संकेत होते हैं, लेकिन पूरी तरह से गंभीर नहीं होते, ये सीरियस नहीं होते पूरी तरह से। और ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये जो शैली है ना, ये ऑडियंस को हमेशा असुविधा में रखते हैं, हमेशा कन्फ्यूज़न में डाल देंगे। चलिए आगे इसको देख लेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो अगर किसी भी प्लेज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स अगर यूज़ है तो अनकहे खतरे का, इसमें क्या होता है, आमतौर पर अनकहे खतरे का एहसास होता है। कैरेक्टर जो होगा वो कभी कभी पूरी तरह से सुरक्षित या आरामदायक नहीं होता है, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। होम कमिंग क्या है, ये क्या है, डिस्क्राइब किया गया है एज मिड 20th सेंचुरी के रूप में। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इंट्रिग, मैनर या एरर, तो यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेरोल्ड पिंटर का जो प्ले है द होम कमिंग वो आधुनिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? मिड 20th सेंचुरी यानी आधुनिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही एग्जाम्पल है, जिसमें समाज के सतही और बनावटी नैतिकता को व्यंग्यपूर्ण और रहस्यमय शैली में प्रस्तुत किया गया है। अ फैंसीफुल इमेज या स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोविंग डिसिमिलर सिमिलैरिटी इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? मेटाफर, सिमिली, कंसीट या आयरनी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसे कंसीट कहते हैं। समझते हैं इसको, कंसीट क्या होता है? कंसीट एक प्रकार का विस्तृत रूपक होता है, जिसको हम आपने पढ़ा होगा एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, कंसीट एक प्रकार का क्या होता है? एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, जिसमें दो अलग अलग चीज़ों के बीच असमान और चौंकाने वाली समानता प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि इसमें मेटाफिजिकल पोएट है ना जॉन डन, इसका सबसे ज़्यादा यूज किए हैं कंसीट का। ठीक है, वो बहुत ही इस जो कंसीट का कंसीट जो टर्म है इसका उन्होंने बहुत ही प्रभावी प्रयोग करते हैं, इसका बहुत ही प्रभावी ढंग से इन्होंने इसका यूज़ किया है एक्सटेंडेड मेटाफर का। इसमें वही होता है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में डिसिमिलर और चौंकाने वाली समानता प्रस्तुत की जाती है, जो डिसिमिलर भी रहेगी और आपको क्या करेगी? एकदम चौंकाने वाली समानता, सिमिलैरिटी भी मिल जाएगी। तो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने इसका यूज़ किया है सबसे ज़्यादा, इन्होंने ही यूज़ किया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्ट्रगल और अपोजिशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स आर टू फोर्सेस इज कॉल्ड। तो स्ट्रगल होता है, अपोजिशन होता है दो कैरेक्टर या दो फोर्सेस के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे? तो जब भी कभी आप किसी मूवीज़, कोई प्ले हो गया या ऊपर नॉवेल हो गया, आप मूवी भी देख लेते हो, मूवी अब कोई भी एग्जांपल लो ना तो रियल लाइफ से लो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कोई प्ले हो गया या कोई नॉवेल हो गया, कोई मूवी हो गई, इसमें किसी कहानी का जो मुख्य एलिमेंट होता है वो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। भाई मूवीज़ में लोगे तो वहाँ पे भी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये कैरेक्टर के बीच हो सकता है या तो, और इसे कॉन्फ्लिक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और एक आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। मूवीज़ वगैरह में जैसे हम मूवी देखते हैं तो उसमें जो हीरो रहता है ना, जो लीड कैरेक्टर होता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, चाहे वो विलन से होगा कौन, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपका एक्सटर्नल होता है और एक आपका इंटरनल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होते हैं? जिसमें हीरो किसी दूसरे व्यक्ति या समाज या नेचर से टकराता है। जैसे हीरो कोई हो गया, मूवीज़ में हीरो है, इसका कॉन्फ्लिक्ट किससे है? विलन से है।
विलन से है, इसका कॉन्फ्लिक्ट लड़की के माँ बाप से है, पेरेंट्स से है। मतलब जिस तरह कहानी रहेगी, हीरोइन के पेरेंट्स से हो गया, इसका कॉन्फ्लिक्ट हीरोइन के ब्रदर से हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो कोई मूवीज़ या नाटक या उपन्यास यानी कि प्ले या नॉवेल या मूवी हो गया, उसमें जब भी दिखाया जाएगा कहानी जो रहेगी उसमें जो मेन एलिमेंट्स रहेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट का ही रहेगा, संघर्ष ही रहेगा। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी से भी हो सकता है। तो जब कोई हीरो का कॉन्फ्लिक्ट विलन से होगा या लड़की के भाई से होगा या हीरोइन के पेरेंट्स से होगा, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब जब हीरो का अपने कई ऐसे मूवी देखोगे, हीरो का अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसको किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, अपने आप से ही उसको कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जो अपने मतलब ऐसा कैरेक्टर है जो मनोवैज्ञानिक द्वंद से जूझता है, आंतरिक, वो अपने आप से ही परेशान रहता है कि कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए, मेरे अंदर ये उलझन है, मेरे अंदर वो उलझन है, इसको कैसे करूँ, वो अपने आप से ही लड़ता है। तो उसे हम कहेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने मूवीज से समझा दिया जिससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ऐसी मूवी देख सकते हो जिसमें हीरो हीरोइन क्या है, वो अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वहाँ पे कोई विलन नहीं होता है, वहाँ पे कोई लव वोव नहीं पाना रहता है कि किसी के पेरेंट्स से लड़ना हो। वहाँ पे हीरो अपने ही मानसिक संतुलन से परेशान रहेगा, अपने अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, वो उसी से परेशान रहेगा। वो हो गया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और एक्सटर्नल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्सटर्नल में भाई जैसे हीरो का किसी व्यक्ति से हो गया, समाज से भी, समाज का कोई मूवी है कि समाज डायरेक्ट हीरो का समाज से ही होता है, नेचर से टकराता है, जिसमें कैरेक्टर क्या करता है, कोई व्यक्ति समाज या नेचर से टकराता है, वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल जिसमें कैरेक्टर अपने ही मनोवैज्ञानिक द्वंद से जूझता है, वो इंटरनल हो गया। ठीक है, खैर हम कहाँ पे थे? तो जब भी बात दो कैरेक्टर या दो फोर्सेस के बीच में स्ट्रगल या अपोजिशन होता है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये दोनों समझा दिया है। आगे क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट आर टू काइंड्स। कॉन्फ्लिक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जस्ट मैंने भी बताया। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, मैंने समझा दिया एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या है, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लिटरल या प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। किसी शब्द का, किसी भी शब्द का सीधा और शाब्दिक अर्थ क्या कहलाएगा? ठीक है, कोई लिटरल या प्राइमरी मीनिंग निकालता है किसी भी शब्द का, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनोटेशन, डिनोटेशन, अल्यूजन या सिंबोलिज्म। तो ये याद रखना है, इसको भी मैं समझा दे रही हूँ दोनों को। ठीक है, ये दोनों तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले राइट आंसर देख लेते हैं। इसको हम डिनोटेशन कहेंगे। डिनोटेशन क्या होता है, आज के बाद भूलोगी नहीं कभी। डिनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन किसी शब्द का सीधा अर्थ, हिंदी लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, किसी शब्द का सीधा अर्थ, सीधा या शाब्दिक अर्थ भी बोल सकते हो आप इसको, सीधा या शाब्दिक अर्थ। ठीक है, उसे ही कहा जाता है डिनोटेशन। जैसे मैंने कहा स्नेक, मैंने आपके सामने कहा स्नेक, आपने तुरंत कहा मैम स्नेक मतलब तो सांप होता है, ये वाला सांप, तुरंत कहेंगे ना, तो ये सीधा अर्थ हो गया। स्नेक का मतलब सांप, सीधा अर्थ इसका यही है, ये हो गया डिनोटेशन। लेकिन अगर मैंने कहा इसको कि कैनोटेशन में बदलो, इसका कैनोटेशन क्या होगा? अगर कैनोटेशन में बोलूँ तो कैनोटेशन, स्नेक का मतलब अगर देखा जाए कैनोटेशन, तो इसका मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति भी हो सकता है। क्या है? धोखेबाज व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मतलब डिनोटेशन क्या होता है? सिंपल किसी शब्द का स्पष्ट या प्रत्यक्ष अर्थ, या किसी शब्द का सीधा अर्थ, किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ। यानी कि स्नेक पूछा, तुरंत आपने बता दिया सांप होता है, ये सीधा अर्थ हो गया। कैनोटेशन क्या होता है? कैनोटेशन का अर्थ होता है उस शब्द से जुड़े या सांस्कृतिक या भावनात्मक अर्थ होते हैं। यानी कि इस शब्द से जुड़े हमें कोई सांस्कृतिक अर्थ निकाल ले या कोई भावनात्मक अर्थ निकाल ले। जैसे मैंने अभी कहा कि स्नेक, अगर आपने बताया स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। अब ये क्या हो गया? सांप जो है ये क्या हो गया? ये डिनोटेशन हो गया, जो सीधा अर्थ नहीं बता दिया। लेकिन अगर मैंने कहा इसका भावनात्मक अर्थ निकालो या कोई सांस्कृतिक अर्थ निकालो, तो आपने क्या कहा? धोखेबाज व्यक्ति भी हो सकता है। हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप, तो उसका दूसरा अर्थ अगर निकालेंगे तो वो आपका धोखेबाज व्यक्ति भी हो सकता है। तो वही चीज़ है, वो आपका कैनोटेशन हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कनोटेशन क्या है और डिनोटेशन क्या है। अगर और भी एग्जांपल ये नहीं समझ में आया तो मैं और भी एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मैंने कहा होम, मैंने आपसे पूछा होम, आपने कहा तुरंत बता दोगे आप, इसका तुरंत बोलोगे मैम होम तो वही है जहाँ पे हम रहते हैं, घर, निवास स्थान। भाई जहाँ हम रहेंगे उसी को तो निसाओ मैंने लिख दिया, सॉरी एक मिनट, निवास। भाई जहाँ हम निवास करते हैं उसे तो निवास स्थान बोलेंगे, घर। कुछ लोग बोलेंगे घर होता है मैम, घर, तो ये तो सीधा सीधा अर्थ हो गया, डिनोटेशन हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा इसका कनोटेशन क्या होगा, आपने कहा कनोटेशन इसका हम निकालेंगे, यानी कि दूसरा अर्थ निकल जाएगा, भावनात्मक अर्थ निकाल देंगे इसका अगर हम, तो वो आपका घर क्या होता है, आराम की जगह होती है, आराम, जहाँ पे हमें सुरक्षा फील होता है, सुरक्षा, जहाँ पे होम मतलब घर, घर जाना है यार, घर यानी कि परिवार की भावना जहाँ पे हमको दिखती है, बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। घर मतलब परिवार, मेरा पूरा घर आया है, शादी के में बुलाया जाएगा आपका पूरा घर, ऐसे बोलते नहीं है कि पूरा घर आपका इनवाइटेड है, घर थोड़ी ना चल के आएगा, घर के लोग, परिवार, वहाँ पे परिवार की भावना होती है। तो ये हो गया आपका कैनोटेशन और ये हो गया डिनोटेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। कैनोटेशन, डिनोटेशन। कैनोटेशन जो भावनात्मक अर्थ निकालता है, सांस्कृतिक अर्थ से जुड़े होते हैं, उस शब्द से जुड़े सांस्कृतिक भावनात्मक अर्थ होते हैं कैनोटेशन। डिनोटेशन सीधा अर्थ निकालता है, स्पष्ट अर्थ निकालता है, शाब्दिक अर्थ तुरंत, मतलब होम का मतलब घर होता है, निवास स्थान होता है, इसका शाब्दिक अर्थ यही हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आएंगे हम, वर्ड टर्म रेफर्स टू एक्सप्लिसिट अ डायरेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड या एक्सप्रेशन। अभी मैंने बताया उस टर्म को हम क्या कहेंगे, जो एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट मीनिंग किसी भी वर्ड का सीधा सीधा अर्थ निकालता है, उसे डिनोटेशन कहेंगे। और जो भावनात्मक या सांस्कृतिक, उस शब्द से जुड़े सांस्कृतिक या भावनात्मक अर्थ निकालते हो, इमोशनली मतलब इमोशन से भरे शब्द अर्थ निकालते हो, मीनिंग निकालते हो, यानी कि इमोशन वाली मीनिंग निकालते हो, वो आपका कैनोटेशन हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे, कैनोटेशन रेफर्स टू, यहाँ पे देखिए मैंने कैनोटेशन समझा दिया है। कैनोटेशन रेफर क्या करता है, लिटरल मीनिंग तो निकालता है, या तो डिनोटेशन सीधा सीधा मीनिंग निकालता है, इम्प्लाइड मीनिंग निकालता है, उससे इम्प्लाई किया हुआ, इमोशन विद अ वर्ड, उस वर्ड से जुड़े क्या निकालेगा, उस वर्ड मतलब किसी शब्द के निहित अर्थ निकालता है, इम्प्लाइड अर्थ निकालता है, उससे जुड़े भावनात्मक या सांस्कृतिक अर्थ को रेफर करता है। ये समझ में आ गया, यही हो गया आपका कैनोटेशन। जैसे मैंने अभी होम का दिया, मैंने स्नेक का दिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन अ टर्न ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले इज कॉल्ड। किसी भी प्ले में अचानक से कोई इवेंट्स का टर्न हो जाना या कोई सरप्राइजिंग एक्शन हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स, कूप द थिएटर या कूप द ग्रेस या डिनोमेंट। डिनोमेंट तो एंड ऑफ द प्ले होता है, डिनोमेंट तो एंड ऑफ द प्ले होता है, क्लाइमेक्स तो उत्कृष्ट होता है, यानी कि जो चरम पर कोई चीज़ पहुंच जाती है। तो यहाँ पे कूप द थिएटर हो जाएगा, ठीक है। कूप द थिएटर क्या होता है, ये भी एक ड्रामेटिक डिवाइस ही होती है, मतलब ड्रामा में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें अचानक से एक टर्न आता है ड्रामा में। मूवी उठा लो, मूवी आप देखते होंगे, मूवीज़ वगैरह, मूवीज़ में अचानक से कोई ऐसा मोड़ आता है जिसमें ऑडियंस को आश्चर्य हो जाता है। अरे आप बहुत सारी मूवी को उठा लो, जैसे बहुत सारी मूवीज़ ऐसा है कि हम देखते रहेंगे मूवी और हमको भी नहीं पता, लेकिन अचानक से क्या होगा, सब कुछ चाल किसने चला, लड़की के बाप, हीरोइन के बाप ने चला, सामने आ जाएगा, ये तो सामने ही था, हम लोग भी पहचानेंगे, हमारे मुंह से भी निकल जाएगा, ये तो सामने ही था, इसको नहीं पहचानेंगे, ये विलन का काम कर रहा है। वो हो गया कूप द थिएटर। सरप्राइजिंग एक्शन, टर्न ऑफ इवेंट्स, जिसमें ऑडियंस को भी आश्चर्य हो जाता है, जब वो टर्निंग पॉइंट आता है ना, जब वो सरप्राइजिंग एक्शन, एक अचानक सा मोड़ आता है जिसमें ऑडियंस को भी आश्चर्य हो जाता है। और ये अक्सर किसी प्लेज में, फिल्म में क्लाइमेक्स के दौरान प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि कहानी में चौंकाने वाला बदलाव लाया जा सके, उसे कूप द थिएटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स ऑफ पोइट्री दैट टिपिकली राइम एंड हैव द सेम मीटर। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कपलेट कहेंगे। कपलेट क्या होता है, दो लाइनों का एक ग्रुप होता है, यही है, दो लाइनों का एक ग्रुप होता है, दोनों एक दूसरे से राइम करता है, सेम मीटर में ये लिखे जाते हैं, ये भी याद रखना है, सेम मीटर में ये लिखे जाते हैं
और इसकी जो राइमिंग स्कीम है सेम होती है। राइमिंग स्कीम मतलब एक दूसरे से राइम भी करती है, तो ये याद रखना है। ये राइम्ड भी होता है एक दूसरे से। अब क्या है, ए दोनों एक दूसरे से राइम कर रही है, सेम मीटर भी लिखी जाती है। जैसे कि शेक्सपियर के बहुत सारे सोनेट्स हैं जो इसी में लिखे गए हैं, कपलेट्स में ही, मतलब कपलेट्स में लिखे गए ना, हीरोइक कपलेट से होता है, जो प्ले या पोयम में अर्थ की पूर्णता लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अर्थ है उसकी कंप्लीट करने के लिए कपलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अब्राहम काउली इज़ नोन फॉर इन्वेंटिंग द मैट्रिकल फूड फॉर्म। अब्राहम काउली जाने जाते हैं, एक मैट्रिकल फॉर्म का इन्होंने इन्वेंट किया था, उसके लिए जाने जाते हैं। वो मैट्रिकल फॉर्म क्या है, तो काउलियन ओड है। काउलियन ओड, अब्राहम काउली ने काउलियन ओड नामक विकसित किया था, जिसमें एक इरेगुलर लाइन और रिदम का प्रयोग होता है। काउलियन ओड में, काउलियन ओड में क्या होता है, इरेगुलर लाइन, ये याद रखना है, इरेगुलर लाइंस। ठीक है, ये वो याद रखना है, इरेगुलर लाइन का यूज़ होता है, रिदम का यूज़ होता है, रिदम का यूज़ होता है। और ये जो कन्वेंशनल ओड होता है ट्रेडिशनल ओड से अलग होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो पोएट्स है वो स्वतंत्र रूप से इसकी लेंथ, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको नियंत्रित कर सकता है। इसको पढ़ेंगे किसी दिन। नेक्स्ट पे आएंगे, अ रिपोर्ट दैट एग्जामिन एंड प्रोवाइड्स अ जजमेंट स्पेशली अ नेगेटिव वन इज कॉल्ड। एक रिपोर्ट होता है, एक एग्जामिन होता है जो एक जजमेंट को प्रोवाइड करता है, और स्पेशली ये नेगेटिव वन में होता है, मतलब नकारात्मक होता है। इसे हम क्या कहेंगे, रिव्यू, समरी, क्रिटिक या कमेंट्री। तो इसे क्रिटिक कहते हैं। ठीक है, क्रिटिक क्या होता है, कोई साहित्यिक, कोई कलात्मक या कोई ऐसा वर्क हो गया जिसका विश्लेषण या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। मतलब कोई वर्क हो गया, उस वर्क का विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना ही क्रिटिक कहलाता है। ठीक है, यह अक्सर कैसी होती है, रचनात्मक जो वर्क होते हैं वे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे किसी फिल्म हो गया, फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे कोई मूवी हो गया, कोई पुस्तक हो गई, उसका क्रिटिक हो सकता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे समीक्षा। समीक्षा लिखा जाता है, समीक्षा किया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो वो आपका क्रिटिक हो गया। ठीक है, सिंपल, किसी भी वर्क का विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना वही हमारा क्रिटिक है। अब वो मूल्यांकन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मोस्टली ज़्यादा होता है, स्पेशली नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर लिया ना, नहीं। द टर्म क्रिटिक डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो क्रिटिक जो टर्म है ये किस लैंग्वेज से आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज से आया है। तो ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है, ये याद रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को गहराई से समीक्षा करना। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गहराई से विश्लेषण करना, गहराई से विश्लेषण करना। आई थिंक मैं सही लिख रही हूँ, विश्लेषण करना, या फिर आप बोल सकते हो मूल्यांकन करना। क्रिटिक वही होता है। और ये जो शब्द है मूलतः ग्रीक शब्द क्रिटिका से आया है। ये फ्रेंच शब्द से बिल्कुल लिया गया है, लेकिन ये जो शब्द है एक ग्रीक शब्द है, क्रिटिके, क्रिटिके से आया है। ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, इससे आया है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एक मिनट कहाँ लिखूं, इसका मतलब होता है न्याय करने की कला, न्याय करने की कला। किसी भी वर्क का विश्लेषण करके या मूल्यांकन करके उसका न्याय करने की कला को ही कहा जाता है। अब वो न्याय कैसे भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव में और स्पेशली नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं। आगे भी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम सब कुछ समझ के चलेंगे, इसलिए मैं करा नहीं रही हूँ उसको। यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि आगे जाएंगे वीडियो लेंदी होगी। अब मैं बिना समझाए एक भी क्वेश्चन आगे नहीं जाएंगे, हम एक्सप्लेन किया बिना एक क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। क्या इस क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए, इसका फीडबैक ज़रूर चाहिए मुझे, तो फिर मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगी। कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF जब कंप्लीट हो जाएगा तभी दूंगी। जिस चीज़ को मैं अधूरा छोड़ दूँ उसका PDF अधूरे पे तो नहीं दिया जा सकता ना, कंप्लीट पे दिया जा सकता है।
मैंने समझाया भी है यहाँ पे। और जो कोई पेड पीडीएफ में इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो पेड पीडीएफ ले सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और समझ में आया कि नहीं ये भी बताइएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना तब भी आप बोलो कि मैम समझ में नहीं आया, मैं और भी कोशिश करूँगी समझाने की। पता है हम भी सीखते हैं आपसे, आप ही नहीं सीखते हो, हम भी आपसे ही सीखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, उसका भी फीडबैक दीजिए। नहीं आ रहा है तब भी आप उसका फीडबैक दीजिएगा कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, उससे मैं अपने अंदर सुधार करूँगी ना, थोड़ा सुधार लेके आऊँगी ताकि मैं और अच्छे से और ईजी वे में आपको समझा सकूँ। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।